हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यह है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जिसमें और 25 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच बेंजोडाइजेपिन इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्री ऑपरेटिव एंजाइटी एंड एमनेशिया। अगर ऑपरेशन से पहले आपको एंजाइटी आ रही है या फिर आपको एमनेशिया थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कौन सा बेंजोडाइजेपिन कॉमनली यूज होता है। मतलब ऑपरेशन से पहले कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं उस पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, उसकी एंजाइटी को खत्म करने के लिए। पहला अल्प्राजोलम, दूसरा डाइजिपाम, तीसरा लोराजिपाम, लास्ट वन इज मिडाजोलाम। सो एंजाइटी एंड एमनेशिया वो भी ऑपरेशन से पहले अगर आपको इन्हें कंट्रोल करना है तो आप यूज करेंगे मिडाजोलाम। ये एक शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव ड्रग है जिसका मेन इफेक्ट हमारे गाबार्जिक ए रिसेप्टर के ऊपर होता है। विच एंटीडिप्रेसेंट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन कंडीशंस। इसमें से कौन सा एंटीडिप्रेसेंट है जो क्रॉनिक पेन को ठीक कर सकता है और वो एंटीडिप्रेसेंट कैटेगरी में आता है। फर्स्ट हैलोपेरिडोल, सेकंड एमिट्रिप्टिलिन, थर्ड डाइजिपाम, फोर्थ रेस्पेरिडोल। बेसिकली क्रॉनिक पेन अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आप यूज करेंगे एमिट्रिप्टिलिन। ये ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है जो लो डोज में यूज किया जा सकता है क्रॉनिक पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन को कम करने के लिए। न्यूरोपैथिक पेन द पेन विच इज एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन। क्रॉनिक पेन कोई ऐसा पेन जो लंबे समय से चल रहा है, आपके बॉडी में कोई डिसीज कंडीशन के कारण लंबे समय से आप उस पेन को अगर फेस करते हैं उसे कहते हैं क्रॉनिक पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज नोन टू कॉज वेट गेन एज अ साइड इफेक्ट। इसमें से कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसके कारण आपका वजन बढ़ेगा। फेनिटोइन, वाल्प्रोएट, टॉपिरामेट या लैमोट्रिजिन। ये सारे ड्रग एपिलेप्सी में यूज होता है। फेनिटोइन को हिर्सुटिज्म के कारण, टेराटोजेनिसिटी के कारण प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। वाल्प्रोएट वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी में, लेकिन जिस ड्रग के कारण वेट गेन होता है वो भी है सोडियम वाल्प्रोएट। ये इसका मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट है जिसके कारण आपका वजन बढ़ेगा। फॉर जनरल एनास्थीसिया विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एनास्थेटिक हैज अ रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी। अगर आपको जनरल एनास्थीसिया देना है और वो भी इनहेलेशनल रूट से, तो आपको रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी के लिए क्या यूज करना चाहिए। हाइलोथिन, डेस्फ्लुरिन, इथर या नाइट्रस ऑक्साइड। इस कंडीशन में हम यूज करेंगे डेस्फ्लुरिन। इसकी ब्लड के अंदर सोल्युबिलिटी बहुत कम है, दैट्स व्हाई इंडक्शन रैपिड है एंड रिकवरी भी रैपिड हो जाती है। तो इस ड्रग को हम स्पेसिफिकली डे केयर सर्जरी में यूज करते हैं शॉर्ट टर्म ऑपरेशन में। तो डेस्फ्लुरिन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लास्ट की वीडियो में हो चुका था, एक बार इसे हम रिपीट कर चुके हैं। एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक दैट कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इफ अनट्रीटेड इज। अगर आपने ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को यूज किया तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते तो, और वो भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हाइपोटेंशन होगा, नौशिया होगा या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। सीरियस कॉम्प्लिकेशन मतलब जिससे आपकी जान भी जा सकती है, और इसमें दो चीजें आ सकती है, एक तो हाइपोटेंशन नहीं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और आंसर है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जब आप ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को कंज्यूम करते हैं तो उसका सबसे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम यही है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाएगी। अस्थमा वाले पेशेंट के लिए ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हम नहीं दे सकते। एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग विच आर ऑफन एडेड टू पार्किंसंस थेरेपी टू कंट्रोल व्हाट। किसी को अगर पार्किंसन हुआ है तो उससे हम एंटीकोलिनर्जिक्स क्यों देते हैं। पहला टू कंट्रोल द ट्रिमर्स, दूसरा टू कंट्रोल द डिप्रेशन, तीसरा फॉर ब्रैडिकाइनेशिया, लास्ट वन इज मसल स्पाज्म। देखो पार्किंसन की प्रॉब्लम में डोपामाइन की लेवल ज्यादा कम है एंड एसिटाइलकोलिन की लेवल ज्यादा है। एसिटाइलकोलिन के कारण कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं, तो यही
ट्रिमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्रिमर्स को कम करवाने के लिए हम जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करता है उसमें कुछ है जो स्पेसिफिकली ट्रिमर्स की इंटेंसिटी को कम करता है, जिससे कि पेशेंट के बॉडी में जो अनवांटेड मूवमेंट हो रही है वो कम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ट्रिमर्स। सो पार्किंसन डिसीज में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को यूज करते हैं ट्रिमर्स को रिड्यूस करने के लिए। इनमें से कौन सा सीएनएस स्टिमुलेंट मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं टू कंट्रोल नार्कोलेप्सी? व्हाट इज नार्कोलेप्सी? अगर आपको दिन में नींद आती है और आप काम नहीं कर पाते, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज नार्कोलेप्सी। रात में हम बहुत सारी चीजें मोबाइल के ऊपर देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, रात में नींद नहीं आती, लेकिन वही नींद आपको दिन में सताने लगती है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज नार्कोलेप्सी। तो नार्कोलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए द मोस्ट कॉमन सीएनएस स्टिमुलेंट है मोडाफिनिल। मोडाफिनिल इज अ वेकफुलनेस प्रमोटिंग एजेंट। एक ऐसा ड्रग है जो आपको अलर्ट रखने के लिए मदद करता है और स्पेशली इसे नार्कोलेप्सी एंड स्लीप डिसऑर्डर कंडीशन में यूज किया जाता है। सो इस सवाल का सही आंसर था ऑप्शन बी, मोडाफिनिल। In bipolar disorder treatment, which drug class is commonly combined with mood stabilizers for acute mania? अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका है, उसे हमें मूड स्टेबलाइजर देना है, तो कौन से कैटेगरी का मूड स्टेबलाइजर आप यूज करेंगे टू कंट्रोल एक्यूट मेनिया? पहला एंटी डिप्रेसेंट, दूसरा बीटा ब्लॉकर, तीसरा एंटीसाइकोटिक्स, लास्ट बेंजोडाइजेपिन्स। बाइपोलर का मतलब लास्ट के वीडियो में हमने समझाया था, एक इंसान के अंदर दो मूड्स, एक समय पे खुश है, दूसरे समय पे गुस्सा करने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइपोलर डिसीज। और इसे ठीक करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स को यूज करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, आल्सो कॉल्ड एज एसएसआरआईज, इन्हें हम ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स की जगह पे ज्यादा क्यों रेफर करते हैं? मतलब एसएसआरआईज ज्यादा यूज करता है ओवर द ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, बट व्हाई? क्या वो ज्यादा सेडेटिव है इसके लिए, या फिर उनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, या फिर दे एक्ट मोर क्विकली, या फिर कॉज मोर वेट गेन? वेट गेन हो रहा है, काम का नहीं है, सिडेशन ज्यादा है, काम का नहीं है, लेकिन एक्टिविटी फास्ट है, साइड इफेक्ट्स फ्यू है, इसमें से कोई तो एक ऑप्शन हो सकता है। इट इज ऑप्शन बी, हैव फीवर साइड इफेक्ट्स। मतलब एसएसआरआईज के कारण जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। स्पेशली ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स हमारे हार्ट को डैमेज क्रिएट करता है, दे कॉजेस कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स, लेकिन एसएसआरआईज के पास ऐसा कोई इफेक्ट है ही नहीं। The unitary hypothesis regarding the action of general anesthesia has been replaced by what? जनरली ऐसे कहा जाता था कि जनरल एनास्थीसिया के लिए कोई मोड ऑफ एक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात थी, ये जो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस था, ये रिप्लेस किया गया है एक स्पेसिफिक थियरी से। पहली थियरी है एजेंट स्पेसिफिक थियरी, दूसरी है लिपिड सोल्युबिलिटी थियरी, तीसरी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम थियरी, लास्ट वन इज न्यूरोनल एक्साइटेशन थियरी। इसका आंसर है एजेंट स्पेसिफिक थियरी, जो ये एक्सप्लेन करती है हर एक जनरल एनास्थीसिया एक डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के थ्रू काम करता है। सो एक नई थियरी अभी आ चुकी है जनरल एनास्थीसिया के मोड ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज एजेंट स्पेसिफिक थियरी। मैक वैल्यू, also called as minimum alveolar concentration। अब ये एनास्थेटिक्स का मैक वैल्यू जो है किस चीज के साथ डिक्रीज होगा? पहला विथ इंक्रीज इन द एज, दूसरा इंक्रीज इन द एक्सरसाइज, तीसरा लो बॉडी वेट, लास्ट वन इज हाई ऑक्सीजन लेवल्स। मैक वैल्यू आपके बॉडी के अंदर तब कम होती है जब आपका एज ज्यादा है, जब आपका एज ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में ही मैक वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाती है। मतलब कम से कम एनास्थीसिया चाहिए जनरल एनास्थीसिया इंड्यूस करने के लिए, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन में भी उस पेशेंट को हम अनकॉन्शियस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज
मिनिमम अल्विवोलार कॉन्सेंट्रेशन। इनमें से कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसके कारण स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, स्पेशली एशियन पॉपुलेशन में? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक ऐसी एलर्जिक रिएक्शन है जहां पे आपके बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स आने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, एलर्जी होती है। तो ये स्पेसिफिक एलर्जी कौन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के कारण होगी? पहला कार्बामाजेपाइन, दूसरा फेनिटोइन, तीसरा वाल्प्रेट, चौथा लैवेटेर एसिटाम। और इस सवाल का आंसर है कार्बामाजेपाइन। इसके कारण स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, एलर्जी होती है। एंड एक और ड्रग है जिसका नाम है सल्फोनामाइड्स। एंटीबायोटिक्स कैटेगरी के ऐसे ड्रग्स जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जैसा साइड इफेक्ट देते हैं। Which anesthetic technique is particularly useful in the patients with poor cardiorespiratory function? इसमें से वो कौन सी एनेस्थेटिक टेक्निक है जो हम उन पेशेंट्स में यूज करते हैं जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों डैमेज हो चुके हैं, ज्यादा इफिशिएंटली काम नहीं कर रहे? पहला ऑप्शन इनहेलेशनल एनास्थीसिया विथ हैलोथेन, दूसरा ऑप्शन इथर एनास्थीसिया, तीसरा ऑप्शन लोकल एनास्थीसिया, लास्ट ऑप्शन इंट्रावेनस कीटामाइन। सो किसी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर वीक है तो ऐसे कंडीशन में लोकल एनास्थीसिया प्रेफर किया जाता है ओवर द जनरल एनास्थीसिया, जिससे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियक सिस्टम के फंक्शंस ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि जनरल एनास्थीसिया कंज्यूम करने से ब्लड प्रेशर भी आपका अफेक्ट होता है एंड आपका रेस्पिरेटरी रेट भी अफेक्ट होता है। इससे अच्छा आप लोकल एनेस्थेटिक्स को यूज करो, नुकसान भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन सी। अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम थेरेपी इन बाइपोलर डिसऑर्डर इज। अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, अगर आप लिथियम को वहां पे यूज करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा? पहला वेट लॉस, दूसरा रीनल टॉक्सिसिटी, तीसरा इंसोम्निया, लास्ट वन इज हाइपरग्लाइसेमिया। लिथियम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रीनल टॉक्सिसिटी। लॉन्ग टर्म अगर आप लिथियम को यूज करेंगे तो ये आपके किडनी फंक्शन को इम्पेयर कर देगा। दैट्स व्हाई किडनी पेशेंट में इस ड्रग को थोड़ा सा मॉनिटर किया जाता है, कितना देना है, कब देना है और कब नहीं देना है। विच ड्रग यूज्ड इन अल्जाइमर डिसीज वर्क्स एज एन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। इसमें से कौन सी मेडिकामेंट है जो अल्जाइमर में तो यूज होती है बट इसका मेन काम है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देना? मेमेंटिन, डायजिपाम, हैलोपेरिडोल, डोनेपेजिल। आंसर इज डोनेपेजिल। क्योंकि डोनेपेजिल एक ऐसा ड्रग है जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा एंड मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन की लेवल ब्रेन के अंदर बढ़ेगी। फायदा क्या है? मेमोरी एनहांसमेंट। दैट्स व्हाई डोनेपेजिल, टाइक्रिन, रिवास्टिगमिन ये ऐसे ड्रग्स है जो अल्जाइमर में यूज किए जाते हैं। लेकिन टाइक्रिन को अभी हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिपैटोटॉक्सिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि डिप्रेशन में यूज होता है? इनमें से कौन सी तो एक दवाई है जो सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन को रीअपटेक होने नहीं देगी, जिससे कि इन दोनों केमिकल की लेवल ब्रेन के अंदर इंक्रीज होगी, जिससे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन 1 फ्लूऑक्सिटिन, ऑप्शन 2 विप्रप्रियन, ऑप्शन सी डुलोक्सिटिन, ऑप्शन डी एमिप्रामिन। और वो मेडिकामेंट है डुलोक्सिटिन। डुलोक्सिटिन सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन दोनों के रीएब्सॉर्प्शन को रोक देता है और जिससे इन दोनों केमिकल्स के लेवल ब्रेन के अंदर इंक्रीज होती है, जिससे कि आपका मूड जो है वो इंप्रूव हो जाता है। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन सी। द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बिडोपा विद द लीवोडोपा इन पार्किंसंस थेरेपी सर्व्स टू व्हाट? मतलब लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में क्यों लेते हैं? पहला रीजन है टू इंक्रीज डोपामाइन डिग्रेडेशन। क्या डोपामाइन के डिग्रेडेशन को हमें बढ़ाना है? नो। क्या हमें पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकना है लीवोडोपा के? क्वेश्चन मार्क।
क्या हमें डोपामाइन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को एनहांस करना है? क्वेश्चन मार्क। क्या हमें डोपामाइन के रिलीज को प्रिवेंट करना है? नहीं। आंसर इज टू रिड्यूस पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा टू डोपामिन। लीवोडोपा एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। जब ये अकेला ब्रेन के अंदर जाता है तो इसका कन्वर्जन डोपामाइन में होगा, लेकिन अगर ये कन्वर्जन ब्रेन से बाहर होता है तो वो हो जाएगा डोपामाइन, और डोपामाइन ब्रेन के अंदर एज इट इज जा नहीं सकता क्योंकि वो हाईली पोलर है एंड हमारा ब्रेन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। ओनली वाटर इज अलाउड टू एंटर इनसाइड योर ब्रेन। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आप एंटीसाइकोटिक्स को, स्पेसिफिकली टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को लंबे समय के लिए यूज करेंगे तो उनका मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है? टिनिटस, कानों में रिंगिंग सेंसेशन होगी। डायबिटीज, शुगर अनकंट्रोल हो जाएगी। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होंगे, मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर फोटो सेंसिटिविटी। आंसर इज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। जब आप टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर मोशन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स शो होने लगते हैं, तो आपके हाथ पांव, आपके मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, जिसमें ट्रिमर्स आते हैं, रिजिडिटी होती है, टार्डोडिस्काइनेशिया होता है। ये सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स में आते हैं। माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में एंड एपिलेप्सी में कौन सा ड्रग कॉमनली यूज होता है? मतलब किसी को एपिलेप्सी है या किसी को माइग्रेन है, ऐसे कंडीशन में दवाई कौन सी देंगे? टॉपिरामेट, लोराजिपाम, फेनिटोइन, क्लोनिडिन। आंसर इज टॉपिरामेट। टॉपिरामेट सीजर को कंट्रोल तो कर ही लेता है, लेकिन इसी के साथ ये माइग्रेन के पेन को भी कंट्रोल कर सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। Which inhalational anesthetic is known for its pleasant smell and it is frequently used for induction, especially in pediatric patients? छोटे बच्चों में अगर कोई एनास्थीसिया इंड्यूस करना है तो फ्रीक्वेंटली कौन सा ड्रग यूज करता है जिसका स्मेल बहुत अच्छा है? हैलोथिन, सीवोफ्लूरिन, डेसफ्लूरिन, आइसोफ्लूरिन। इस सवाल का आंसर होना चाहिए सीवोफ्लूरिन। इसका ऑर्डर बहुत स्वीट है, इंडक्शन फास्ट होता है, लेस इरिटेटिंग है, दैट्स व्हाई चिल्ड्रंस में इसे यूज किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी। बसपायरॉन को कौन से डिसीज में यूज करेंगे? सिजोफ्रेनिया, पैनिक अटैक्स, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। बसपायरॉन को यूज करते हैं गैड में। गैड मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिससे कि ब्रेन के अंदर की सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है, टेंशन, एंजाइटी सारा खत्म हो जाता है। ये सारा इफेक्ट बसपायरॉन सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकता है। विच ड्रग इज यूज्ड इन इमरजेंसी सेटिंग्स टू मैनेज ओपियोइड ओवरडोज? अगर आपने ओपियोइड ओवरडोज कर लिया है और आपको उसे मैनेज करना है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे? मिथाडोन, नैलोक्सोन, फेंटानिल, नॉल्ट्रिक्सोन। आंसर इज नैलोक्सोन। नैलोक्सोन एक फास्ट एक्टिंग ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि ये ओपियोइड कैटेगरी के ड्रग इन रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, जिससे कि आप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ओपियोइड को कंज्यूम करने से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होती है और ओवरडोज होने से और ज्यादा अफेक्ट होगी, तो फिर उसे कंट्रोल करने के लिए नैलएक्सोन को आप यूज कर सकते हैं। विच एंटीसाइकोटिक इज नोन टू हैव अ लोअर रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स? इसमें से कौन सा एंटीसाइकोटिक है जिसके एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स बहुत कम है? हैलोपेरिडोल, ओलेंसिपाइन, फ्लूफेनाजिन या क्लोरप्रोमाजिन? इट इज ओलेंसिपाइन। एक अटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, इसके पास एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, दैट्स व्हाई इसे हम ज्यादातर यूज करते हैं साइकोसिस की ट्रीटमेंट के लिए। विच ड्रग कॉमनली यूज्ड फॉर एनास्थीसिया is known for its dissociative properties and it is related to the hallucinogen phencyclidine? इसमें से एक ऐसी मेडिकामेंट है
जिसके पास डिसोसिएटिव एनास्थीसिया ये टैग नेम है, क्योंकि ये सेरेब्रम को सेरेबेलम से कनेक्ट होने नहीं देता है, जिसके कारण आप गहरी नींद में चले जाते हैं। वो दवाई कौन सी है? मिडाजोलम, कीटामाइन, प्रोपोफोल या फेंटानिल? एंड द मेडिकामेंट इज कीटामाइन। कीटामाइन एनएमडीए रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है और इसका दूसरा नाम है डिसोसिएटिव एनास्थीसिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, विच एंटीडिप्रेसेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ डिप्रेशन एंड न्यूरोपैथिक पेन? इसमें से एक ऐसी मेडिकामेंट है जो डिप्रेशन में भी यूज होती है एंड न्यूरॉन एसोसिएटेड पेन में भी यूज होगी। एमिट्रिप्टिलिन, फ्लोक्सेटिन, सर्ट्रालिन या डायज़ेपाम? आंसर इज एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन जो है वो डिप्रेशन को भी कंट्रोल कर लेता है, एक ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, इसी के साथ न्यूरोपैथिक पेन जो है उसे भी कंट्रोल करेगा। सो ये थे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 के 25 क्वेश्चंस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है, अल्जाइमर, पार्किंसन, साइकोसिस, बाइपोलर, डिप्रेशन, बहुत सारे चैप्टर्स है। तो उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।